गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूनम गगनेजा। आज आपकी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज अपने करनी है बीए का एक टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी। सिंधु घाटी की सभ्यता। अब ये चाहे तो बीए फर्स्ट ईयर है, फाइनल तक मतलब हर स्टेज पे ये सिंधु घाटी की सभ्यता आपको लेसन हिस्ट्री में पक्का आएगा ही आएगा। तो ये तीनों का कॉमन टॉपिक ही इट मीन समझ लो। कहते समूचे विश्व की को जो सभ्यताएं हैं ना, ये तो सबसे पहले पुरानी सभ्यता है, सबसे प्राचीन है। और कहते हैं समूचे जो विश्व की सभ्यताएं हैं ना, इनको पूरे 4 भागों में बांटा गया है। समूचे विश्व की सभ्यताओं को, विश्व की सभ्यताओं को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है मेसोपोटामिया। फर्स्ट है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता। सेकंड है मिस्र, मिस्र की सभ्यता। और थर्ड है भारत। और फोर्थ है चीन की सभ्यता। ये मुख्य रूप से अब कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता को सिंधु क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई भी सभ्यता जो है ना, वो सब कोई ना कोई नदी घाटी पर बनी हुई है। नदी घाटी पर इनका विकास हुआ था, क्योंकि तब परिवहन के तो कोई साधन हुआ नहीं करते थे। तो नदी का जो डेल्टा है वो उपजाऊ हुआ करता था, और उस पर क्या किया जाता था, ये फसल उगाया करते थे। और इसी से कहते हैं सभ्यताओं का विकास हुआ है। फर्स्ट आती है अपनी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ये कौन सी नदी पे? ये दजला फरात, दजला और फरात। दजला फरात 2 नदियों पर बनी हुई है, ये दजला और फरात पर। और मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी पर, नील नदी। थर्ड है भारत की, भारत की है सिंधु नदी, सिंधु नदी घाटी। और चीन की जो सभ्यता है वो हांग हो, हुआंग हो, वांग हो। तो स्टूडेंट्स, ये जो सभ्यताएं हैं आपको मैं बता रही हूँ, ये 4 सभ्यता है। समूचे विश्व की जो सभ्यताएं हैं इनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो दजला और फरात ये नदी पर बनी हुई है, ये नदियों के नाम है, ठीक है। उसके बाद मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी पर बनी हुई है। और भारत की जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी नदी पर बनी हुई है। और जो चीन की सभ्यता है वो हांग हो नदी पर बनी है। इतना है स्टूडेंट्स। उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ इसकी लिपि और आगे इसकी सभ्यता का विवरण। ये थोड़ा सा आगे करके उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट अभी बताती हूँ। इतना तो पता चल गया कि जो ये सभ्यताएं हैं किसी न किसी नदी घाटी के ऊपर बनी हुई है। और अपनी अब भारत की सभ्यता जो है सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसके बारे में अपने बात करना है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसकी लिपि कौन सी है? सबसे पहली बात आती है कि इसकी लिपि कौन सी है। अब इसकी लिपि के बारे में अगर चर्चा करते हैं अपने, तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है ये भाव चित्रात्मक लिपि है। कौन सी लिपि है? भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक लिपि है। कौन सी लिपि है? भाव चित्रात्मक लिपि है। और इस लिपि को कहते हैं, देखो ये लिखी कैसे जाती थी ये लिपि, ये देखो ऐसे, यहां से, फिर यहां से, ऐसे, ये दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऐसे लिखी जाती है। जैसे दाएं से, फर्स्ट इसका स्टेप था दाएं से बाएं, और फिर
बाएं से दाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ये लिपि लिखी जाती थी। और इसके जो कहते हैं इस लिपि को, इसके मूल चिन्ह कितने थे? मूल चिन्ह, इस लिपि के मूल चिन्ह थे 64। कितने थे मूल चिन्ह? 64 इसके जो थे मूल चिन्ह थे। और इसमें चित्राक्षर, चित्रों द्वारा अक्षर जो बनाए हुए थे, चित्राक्षर, वो कितने थे? वो थे 250 से लेके 400 तक। 400 तक इसके चित्राक्षर थे और मूल चिन्ह थे 64 और चित्राक्षर थे 250 से लेके 400 तक इसके चित्राक्षर थे। और इसको पढ़ने का प्रथम प्रयास किसने किया था? इसको पढ़ने का प्रथम प्रयास, इसको पढ़ने का प्रथम प्रयास वाडेन महोदया ने किया था। किसने किया था? वाडेन महोदया ने। परंतु वो क्या रह गए? असफल, नहीं पढ़ पाए उसको। और सेकंड प्रयास जो भारत में पहली बार किया गया था, किसी भारतीय ने पहली बार इसे पढ़ने का, पहली बार पढ़े, जो भारतीय थे पहली बार पढ़े, वो नटवर झा थे। कौन थे? नटवर झा। नटवर झा, लेकिन वो भी असफल रहे। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, जैसे सर्पीली आकार। और मूल चिन्ह इसके 64 और चित्राक्षर थे 250 से 400 तक। और पढ़ने का जो प्रथम प्रयास किया था वाडेन महोदया ने, वो असफल हो गए थे। और भारतीयों ने जो पहली बार किया वो नटवर झा ने किया, वो भी असफल हो गए थे। उसके बाद इसके लिपि के नाम दिए गए हैं, इसको कुछ इसके नाम दिए गए। क्या नाम है? सबसे पहले जैसे देखो जी, ऐसे सर्प की तरह रेंगती हुई, तो इसे क्या बोला गया? सर्पीलाकार। सर्पीलाकार, इसको एक नाम दिया गया। सर्पीलाकार है। और इसको कहते हैं, अगर गांवों में कोई रहता है ना, उसके पता है कि उसे जो गायें होती है ना, गौमूत्र करती जाती है और आगे जाती रहती है, तो इसे गौमूत्री लिपि भी कहा गया। कौन सी लिपि? गौमूत्री। गौमूत्री लिपि भी इसको कहा गया। और गौमूत्री का एक और नाम, इसका नया नाम, जैसे ब्रूस्टोफेदन जो आजकल चल रहा है, इसका नया नाम ब्रूस्टोफेदन। और कई जगह पे ब्रूस्टोफेदम भी बोलते हैं, और कई जगह पे ब्रूस्टोफेदस भी बोला जाता है इसका नाम। ये जो लिपि है इसका नाम ऐसे है। अब मैं बता दूं, सर्पीली का भाव चित्रात्मक लिपि है और ये सर्पीली कर है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। और इसके मूल चिन्ह है 64 और चित्र अक्षर है 250 से 400 तक। और पढ़ने का प्रथम प्रयास वाडेन महोदया ने किया, वो असफल रहे। और भारतीयों ने जो पहली बार किया, नटवर झा ने किया था, वो भी असफल हो गए। और इस लिपि को नाम क्या क्या दिए गए हैं? फर्स्ट है जैसे सांप की तरह रेंगती हुई, तो सर्पीलीकार। फिर कहते हैं गायें जो गौमूत्र करती है ना, जब तो वो अब करती जाती है और आगे होती जाती है, तो इसका नाम भी गौमूत्री लिपि भी कहा गया। और इसको चेंज करके एक नाम लिखा जो बेहद फेमस है आजकल, इसको ब्रूस्टोफेदन कहते हैं, कई ब्रूस्टोफेदम और कई कहते हैं ब्रूस्टोफेदस। और इसका विस्तार कहाँ तक है? इसका विस्तार आगे कहाँ पे है वो देखते हैं अपने आगे। स्टूडेंट अपने इसके विस्तार के बारे में बात करते हैं, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे ज़्यादा है, सारी इसके बारे में नॉलेज अपने लेते हैं। जितना अपने को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है उतना ही अपने इसका करते हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसका विस्तार मेन जो है इसका 3 देशों में है, भारत, पाक और अफगान। भारत में कहते सबसे अधिक, भारत में है सबसे अधिक है। पाक में थोड़ा बहुत है, जिसे कहते ज्यादा नहीं है। लेकिन जो सबसे कम जो है वो अफगान में सिर्फ 2% है इसका।
2% भाग ही इसका ज्यादा है। अब देखो इसे समझाने के लिए, इसके विस्तार को समझाने के लिए कुछ यूं अपने एक डायग्राम सा बनाते हैं। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। और अपने अब उत्तर की बात करें तो उत्तर में ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर तक इसका विस्तार है। उत्तर में जम्मू कश्मीर में इसका विस्तार है कहाँ पे इसका विस्तार जो है वो चेनाब नदी में, चेनाब नदी तक। और अल्मोर जिला, कौन सा जिला? अल्मोर जिला। जे और के में क्या है? चेनाब नदी में है और अल्मोर जिला है। उसके बाद आती है पूर्व की बात। पूर्व में इसका जो विस्तार है वो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर है और ये यूपी में है। और इसकी जो नदी है वो हिंडेन नदी पर है। अब बात आती है दक्षिण में। दक्षिण में इसका विस्तार कहां पर है? दक्षिण में इसका विस्तार जो है वो है दैमाबाद। और दैमाबाद कहां पे है? महाराष्ट्र में। दैमाबाद महाराष्ट्र में। और परवरा नदी, कौन सी नदी? परवरा नदी जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है। कई बार अगर परवरा ना आए और ये आ जाए कि दक्षिण में दैमाबाद गोदावरी, तो गोदावरी अगर ऑप्शन में आता है तो गोदावरी जो है वो ठीक है, क्योंकि इसका नाम परवरा है लेकिन ये गोदावरी की सहायक नदी है। उसके बाद इसका जो पश्चिम में विस्तार है, पश्चिम में इसका सुत कागेडोर, जो पश्चिम में इसका विस्तार है सुत कागेडोर है, जो बलूचिस्तान पे है। बलूचिस्तान में है। और जो नदी है इसकी वो है दस्त नदी। कौन सी नदी? दस्त नदी। अब देखिए चारों अपने बना दिया, इसके चारों बना दिया। उत्तर में सबसे पहले बात आ गई उत्तर में जो इसका विस्तार है वो J&K, जम्मू और कश्मीर, चेनाब नदी, अल्मोर जिले तक इसका विस्तार है। पूर्व में आलमगीरपुर जो कि यूपी में है और हिंडेन जो है वो नदी है, हिंडेन नदी पर, क्योंकि नदी घाटी की सभ्यता है तो नदी घाटी की बात करें। दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है और परवरा नदी यानी गोदावरी की सहायक नदी है। और पश्चिम में इसका सुत कागेडोर बलूचिस्तान में और दस्त नदी की तरफ है। अब कितने किलोमीटर है इसका विस्तार वो थोड़ा सा अपने देखते हैं। अब देखो पूर्व से जो पश्चिम तक है वो 1600 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की तरफ 1600 किलोमीटर इसका विस्तार है। और दक्षिण से उत्तर की तरफ यानी उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ 1400 किलोमीटर इसका विस्तार है। पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर और दक्षिण से उत्तर जो इसका विस्तार है कितना है? 1400 किलोमीटर। अब इसके विस्तार की बात बता दें। इसका जो पहले जो इसका विस्तार था, अब तो बहुत खोज हो चुकी है, पहले इसका जो विस्तार था वो था 12,99,000 और 600 वर्ग किलोमीटर ये इसका विस्तार था पहले। और अब वर्तमान में इसका क्या विस्तार है? वर्तमान में लगभग इसका जो विस्तार है 20 लाख, क्योंकि उत्खनन कार्य बहुत हो चुके हैं, 20 लाख वर्ग किलोमीटर ये इसका वर्तमान में इसका विस्तार है। वह पहले था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लेकिन वर्तमान में है 20 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर इसका विस्तार है। और इसका जो मतलब आकार है
आकार, इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। लेकिन वर्तमान में जब उत्खनन कार्य ज्यादा हो चुका है तो इसका जो आकार है वो है विषम चतुर्भुजीय। क्या है? विषम चतुर्भुजीय, विषम चतुर्भुजीय। अब बहुत सारे इसमें देखो कितने क्वेश्चन इस छोटे से मतलब पार्ट में बन गए। सबसे पहले तो इसका विस्तार आ गया, जम्मू और कश्मीर चेनाब नदी, फिर नीचे आ गया पूर्व में आलमगीरपुर यूपी में, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में, और पश्चिम में आ गया कागड़ और बलूचिस्तान और 10 नदी। फिर इसके विस्तार यहाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ 1600 किलोमीटर और दक्षिण से उत्तर की तरफ 1400 किलोमीटर। अब पहले इसका जो विस्तार था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लेकिन अब उत्खनन कार्य जो है वो बहुत ज्यादा होने लगे, उससे वर्तमान में कितने 20 लाख वर्ग किलोमीटर। और जब पहले आकार को जो अगर देखा जाए किसकी तरह लगता है इसका आकार, तो इसका आकार जो है जैसे भारत का हम कहते हैं ना जो आकार, पृथ्वी गोल नहीं है, मतलब एक गोलाकार कम स्थिति अंडाकार मानते हैं पृथ्वी को, तो वैसे जैसे इसका आकार है त्रिभुजाकार, लेकिन वर्त में इसका विषम चतुर्भुजीय आकार है। नेक्स्ट अपने करते हैं आगे। स्टूडेंट्स अगर कुछ ऐसी लग रहा है तो साथ साथ थोड़ा सा लिखते भी जाइए आप, इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा अच्छी तरह याद हो जाएगा, और एक बार लिखने से जो याद होगा वो कभी भूलोगे भी नहीं। अब इसके जो अतीत इसका है वो उसके बारे में बात कर देते हैं। जो इसके अतीत है, चार्ल्स मैसन है, उन्होंने हड़प्पा के बारे में बताया था। किसने? चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा जो है नगर, हड़प्पा के बारे में उन्होंने किसने बताया था? चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के बारे में बताया था। उसके बाद जो इसका लेख भी उन्होंने एक प्रकाशित किया था। कब किया था लेख प्रकाशित? चार्ल्स मेयर ने एक लेख प्रकाशित किया था 1842 में। कब किया था? 1842 में। पहले उन्होंने 1886 में इन्होंने किसके बारे में बता दिया था, मतलब 26 में इन्होंने बता दिया कि हड़प्पा के बारे में, और 1842 में इन्होंने एक लेख भी प्रकाशित किया था हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने? हड़प्पा या मोहनजोदड़ो सभ्यता का इन्होंने नाम दिया। ये भारत का कहते हैं सबसे प्राचीनतम नगर है, भारत का सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता, क्योंकि इसके अवशेष जो मिले उससे पता चलता है कि कितनी ही नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। और फिर 1851 और 53 में, 1851 और 1853 के अंदर 1800 और भारत के कनिंघम, भारत के कनिंघम जो पुरातत्व विभाग के चेयरमैन थे, जो क्या थे? पुरातत्व विभाग, जो पुरानी सभ्यताओं को जानकारी रखता है, पुरातत्व जो विभाग थे उसके जनक भी माने जाते हैं और उनके चेयरपर्सन भी थे। पुरातत्व विभाग के जनक भी माने जाते हैं। ये कौन? कनिंघम इसके जनक भी माने जाते हैं पुरातत्व विभाग के, और इसके चेयरपर्सन भी यही, पहले चेयरपर्सन भी यही रहे थे। इन्होंने हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया था सबसे पहले। किसका किया था? हड़प्पा के टीले का, हड़प्पा के टीले का सबसे पहले कनिंघम ने सर्वेक्षण किया था, जानकारी उपलब्ध करवाई थी इन्होंने, सर्वेक्षण इन्होंने किया था। और हड़प्पा का इन्होंने एक मानचित्र भी निकाला था। इसका हड़प्पा का मानचित्र भी इन्हीं के द्वारा, किनके द्वारा? कनिंघम के द्वारा मानचित्र भी निकाला गया है। और जो 1853 और 56 में ना, और ये कहते हैं एक ना रेलवे लाइन बिछाएगी 1853 से लेके 1856 तक, क्योंकि 1854 में रेलगाड़ी का मतलब चलना शुरू हो गया था,
तो कराची से लाहौर तक, कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाएगी। तो रेल लाइन बिछाने का जो काम था वो 2 जनों ने किया। वो काम किसने किया? वो 2 जनों ने काम किया। एक तो जॉन और दूसरे विलियम। एक थे जॉन और दूसरे थे विलियम। जॉन और विलियम ये दो भाई भी थे, आपस में क्या थे? भाई थे, रियल भाई थे ये दोनों जने। और इतिहास में इसे बर्टन बंधुत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्टन बंधु कहा जाता है इतिहास में। इतिहास में इन्हें क्या कहा जाता है? बर्टन बंधु। बंधु का मतलब भी भाई होता है, बर्टन बंधु कहा जाता है इनको। अब थोड़ा सा देखें, फिर आगे चलते हैं। अपने अतीत के बारे में बात करते हैं कि चार्ल्स मेसन ने 1826 में हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया और इनका मानचित्र भी एक पेश किया, और 1842 में एक लेख भी लिखा। उन्होंने कहा कि भारत का जो सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। और 1851 और 1853 में भारत के ए कनिंघम ने, जो पुरातत्व विभाग के जनक माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे? पुरातत्व विभाग के जनक थे ए कनिंघम। उन्होंने हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण यानी जानकारी प्राप्त की कि हड़प्पा में एक टीला भी, और इसका मानचित्र बनाया। उसके बाद कहते हैं जब 1854 में रेल लाइन का विस्तार होने लगा, पहली गाड़ी जाने लगी बॉम्बे से थाना, तो उन्होंने 1853 से लेकर 1856 तक कराची से लाहौर तक भी रेल लाइन बिछानी शुरू कर दी। और रेल लाइन का जो काम था वो 2 जनों को दिया गया, एक तो जॉन और दूसरा विलियम, और ये आपस में भाई थे, और इतिहास में इसे बर्टन बंधु कहा जाता है। नेक्स्ट अपने स्टूडेंट्स आगे करते हैं। जॉन मार्शल ने आदेश दिया था, जॉन मार्शल जिन्होंने खुदाई करवाई थी, जॉन मार्शल के आदेश पर 1921 में दयाराम साहनी, बहुत बार इसका नाम आता है, दयाराम साहनी, और राखलदास बनर्जी, और राखलदास बनर्जी, इनको आदेश दिया कि सभ्यता की इसकी उत्खनन का कार्य शुरू किया जाए, इस सभ्यता की। तो उन्होंने क्या क्या सभ्यता निकाली, और हड़प्पा सभ्यता थी। इनको दिए, इन्होंने 3 नाम, इसके नाम निकाले। फर्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। सेकंड, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। और जो नया नाम वर्तमान में चल रहा है वो कौन सी है? हड़प्पा, हड़प्पा की सभ्यता। जब वो 3 नाम हो गए, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, और वर्तमान जो नाम है, ये वर्तमान नाम है, क्या नाम है वर्तमान इसका? वर्तमान नाम है हड़प्पा की सभ्यता। तो इन्होंने जब देखा, तो इन्होंने उत्खनन कार्य में देखा, तो इन्हें एक ईंटों का टीला भी मिला था। जैसे ये टीला था, और ये ईंटें लगी हुई ऐसे ऐसे टीला मिला था, ईंटों का टीला मिला। किसमें? हड़प्पा में ईंटों का टीला था, जहां कहते औरतें बैठा करती थी, औरतें बैठा करती थी, और अपना यहाँ पे अनाज वगैरह का काम किया करती थी। औरतें बैठकर यहाँ पे क्या किया करती थी? अनाज का काम किया करती थी। उसके बाद इन्होंने देखा नगर, इनके जो बसे हुए थे नगर, ये नगर ऐसे बसे हुए थे, और इनके जो दरवाजे थे वो आमने सामने निकलते थे। इनके जो दरवाजे थे, इसे नगरीय सभ्यता के इनके जो दरवाजे थे मुख्य सड़क की तरफ नहीं, इनके घरों के ना, अपने गलियों के हर एक घर के आमने सामने निकला करते थे। लेकिन कहते लोथल एक ऐसी सभ्यता थी, कौन सी? लोथल, जिसके कहते जो द्वार थे ना वो मुख्य सड़क की तरफ थे। लोथल एक ऐसी सभ्यता थी,
जिसके द्वार कहते हैं मुख्य सड़क की तरफ निकला करते थे, मुख्य सड़क की तरफ, आमने सामने नहीं, एक दूसरे गलियों में नहीं, मुख्य सड़क की तरफ। लोथल ही एक ऐसी सभ्यता आई जिसके जो मुख्य द्वार थे वो इसकी तरफ खुला करते थे। नेक्स्ट अपने करते हैं, ये थोड़ा सा हो गया, देख लीजिए। दयाराम साहनी, जॉन मार्शल ने आदेश पर 1921 में दयाराम साहनी और अखिलदास बनर्जी ने तीनों नाम दिए इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने हड़प्पा में देखा कि ईंटों का एक टीला है और उसके ऊपर कहते औरतें बैठा करती थी और अनाज का काम कुछ ऐसा किया करता था। और जो इनकी जो नगरीय व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था में जो इनके आपस के जो दरवाजे थे एक दूसरे के सामने खुला करते थे। लेकिन लोथल एक ऐसी सभ्यता थी जिसके द्वार मुख्य सड़क की तरफ खुला करते थे, खुला करते थे। नेक्स्ट अपने करते हैं, नेक्स्ट अपने क्या कर, आगे इसका थोड़ा सा एक और छोटा सा पार्ट एक और रह गया थोड़ा सा। वैसे तो बहुत सा जितना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है अपने उतना ही, जितनी मेन चीजें जो मेन सारी बातें हैं वो कर रहे हैं। अब आगे कि इनके नगरीय व्यवस्था के बारे में अपने पता चल गया कि लोथल में मुख्य सड़क की तरफ और बाकियों में एक दूसरे के सामने। अब कहते जब किसी व्यक्ति की कहते मृत्यु हो जाती थी ना तो उसे किस तरफ, दक्षिणी की तरफ दफनाया जाता था। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसे दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ दफनाया जाता था। अतः दक्षिण में कहते बहुत सारे क्या मिले हैं, कब्रिस्तान, बहुत सारे कब्रिस्तान मिले हैं। इसी से सिद्ध होता है कि जो दक्षिण की तरफ उनको दफनाया जाता था। और ऋग्वेद में जो हड़प्पा सभ्यता है ना, ऋग्वेद में जो पहला वेद है अपना ऋग्वेद, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को हरिथूपिया कहा गया है, हरिथूपिया कहा गया है, इसका नाम दिया गया इसमें। उसके बाद आता है कि जो धोलावीरा एक ऐसा मतलब स्थल है जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। धोलावीरा जो स्थल है, धोलावीरा, उसको 3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। वो 3 भाग कौन से है, पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला, पूर्वी, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, तो और एक दूसरा है मध्यम, मध्यम टीला। और जो कहते हैं मध्यम टीला है ना, इसमें कहते हैं नगरी व्यापारी निवास किया करते थे। कौन, व्यापारी निवास किया करते थे। तीन, जो धोलावीरा की जो सभ्यता है ना, इसको 3 भागों में बांटा गया, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला और मध्यम। पश्चिमी और पूर्वी टीला में सिर्फ और सिर्फ खेती हुआ करती थी, और जो मध्यम टीला है उसमें जो व्यापारी वर्ग है वो क्या करता था, निवास किया करता था। और एक और भी बात आती है इसमें कि इसमें जो जॉन मार्शल ने जो तत्कालीन खुदाई की है, और इसको कहते हैं बहुत सारी आश्चर्यजनक कहते हैं जो हमें है मतलब जानकारियां प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी जो जानकारी है कहते हैं वो स्नाना घर थे इनके, विशाल क्या थे, स्नाना घर, बहुत बड़े बड़े कहते हैं इनके स्नाना घर थे। और ये बहुत बार आता है सिंधु सभ्यता जो है, जिसे हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहा जाता है, इसमें कहते बड़े बड़े क्या हुआ करते थे, स्नाना घर हुआ करते थे। तो ये जो स्नाना घरों के हिसाब से जॉन मार्शल ने कहा कि ये बहुत विशाल और बहुत सुंदर जो सभ्यता है। और जो मोहनजोदड़ो, इसका नाम एक और है मोहनजोदड़ो,
मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। किसका टीला? मृतकों का टीला। और इस सभ्यता के जो बहुत सारे जो अवशेष है कालीबंगा में भी मिलते हैं, कालीबंगा में मिलते हैं। कालीबंगा में कहते हैं बहुत सारे मृत भांड, और मृत भांड के ऊपर कहते हैं इनकी जो लिपि है वो उकेरित की गई है। और कहते हैं कालीबंगा में कहते हैं बहुत सारे कुएं भी मिले हैं। कालीबंगा में कहते हैं हर तीसरे घर में, कालीबंगा में हर तीसरे घर में कुएं के साक्ष्य मिले हैं, कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं। एक कहते हैं इसमें जो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता है इसमें कहते हैं कांस्य की कहते हैं क्या मिली है, ये भी इंपॉर्टेंट कई बार आता है, कांस्य की नृत्य की मूर्ति बहुत मिली है। कांस्य के नृत्य की मूर्ति भी मिली है। और कहते हैं एक ना इनके मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी ना, मोहनजोदड़ो की, इसमें कहते हैं तीन मुख वाली, ये कई बार पूछा जाता है, तीन मुख वाली सभ्यता जो मूर्ति है वो कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता में तीन मुख वाली मूर्ति मिली है। कई लोग कहते हैं कि ये मतलब जो तीन मुख है ब्रह्मा विष्णु महेश है, कोई कहते हैं बैल अंकृत है, को वो भी कहते हैं शिव का ही एक उपासक है, कई ये कहते हैं मूर्तियों के ऊपर सर्प की आकृति है, कईयों के पशु की आकृति है। तो ये कुल मिला के जो इनके है मतलब कहते हैं गहने बहुत मिले हैं, इनके मिट्टी के बर्तन मिले हैं और कांसे के बर्तन मिले हैं, चूड़ियाँ कहते हैं श्रृंगार के लिए चूड़ियों के अवशेष भी बहुत सारे मिले हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि इतनी जो सभ्यताएं हैं ये एक भारत का एक बहुत बड़ा अंग है और इसको संजो के रखा हुआ है, पुरातात्विक विभाग ने संजो कर रखा हुआ है। कुछ जो इनके अवशेष मिले हैं लोगों को, जो सर्वेक्षण के लिए लोग आते हैं या देखने के लिए लोग आते हैं, उनको बताया जाता है। और कालीबंगा में तो कहते हैं इनको ये भी बताया जाता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे ना वो बड़े ऊंचे लंबे लोग हुआ करते थे। तो उसी के लिए एक कालीबंगा जो एक विभाग है, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में, पहले ये श्री गंगानगर में आता था। कालीबंगा में ये कहते हैं कि एक 7-8 फुट जो मरा हुआ आदमी होता है ना उसकी एक बनाया हुआ है, कैसा पिक्चराइज किया हुआ है कि लोगों को पता चले कि ये इतने बड़े बड़े आदमी वहाँ हुआ करते थे। उसकी अस्थियों का विसर्जन जो भी है जैसे समाधि टाइप ऐसा बनाया हुआ है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है उसका भारत में बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। आज का टॉपिक इतना ही, बाकी नेक्स्ट करेंगे। धन्यवाद।